Hello dear students, I am Dinesh Kumar Yadav, Controller of Examination and Lecturer, Satyadev Institute of Technology. Today we are going to discuss the subject Applied Mechanics. As per the BTE UP syllabus, the chapter 5 of this subject is Centroid and Center of Gravity. प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग इस विषय का जो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी है, इस विषय का जो चैप्टर 5 है वो सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसे केंद्रक एवं गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉयड जो केंद्रक होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके सारे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग वहां से, जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, वहां से देख सकते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का जो सेकंड पार्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। जो आपका सेंट्रॉयड होता है, केंद्रक जिसे कहते हैं, वो समतल आकृतियों का ज्ञात किया जाता है या समतल आकृतियों में पाया जाता है, जो प्लेन फिगर्स होते हैं, जिनमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है, भार या द्रव्यमान या फिर आयतन उसमें नहीं पाया जाता है। ऐसे आकृतियों का जो है हम लोग केंद्रक ज्ञात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी वस्तुओं में पाया जाता है जिसमें द्रव्यमान, भार या आयतन होता है। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी पिंड होंगे जिनमें भार होगा, द्रव्यमान होगा या आयतन होगा, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाया जाता है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इस पार्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं टॉपिक टू कवर अंडर दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ गुरुत्व केंद्र का जो कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद जो आपका आता है वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्व केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में, कि जो संतुलन की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज। जितने भी सममित ठोस वस्तुएं होती हैं, उनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, कि जो भी हमारे सॉलिड बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, किस बिंदु पर पाया जाता है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज। जो भी हमारे ठोस वस्तुएं होती हैं, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग के सिलेबस में जो है कोन है, जिसे शंकु कहते हैं, सिलेंडर हो गया, बेलन, हेमिस्फीयर, अर्धगोला और स्फीयर, गोला। ठीक है, ये चार चीजें हैं आपके सिलेबस में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट बॉडीज। कंपोजिट बॉडीज मतलब संयुक्त पिंड जो होते हैं, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सेंट्रॉयड में हम लोगों ने संयुक्त आकृति पढ़ी थी, ऐसी आकृतियां जो कई सामान्य आकृतियों से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त आकृति कहते हैं। इसी तरह से इसमें कंपोजिट बॉडी का टर्म आता है, जो क्या है कि अगर कई सामान्य वस्तुओं या पिंडों को मिलाकर कोई नया पिंड बनाया जाता है, नई वस्तु बनाई जाती है, तो उसको हम लोग कंपोजिट बॉडी कहते हैं। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडीज विद रिमूव्ड पोर्शन।
अगर ऐसा कोई वस्तु है जिसमें से कुछ पोर्शन, कुछ भाग काट के निकाल दिया जा रहा है, उसमें से रिमूव कर दिया जा रहा है, तो बचे हुए भाग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ज्ञात किया जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देखिए ये फिगर आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, ये एक बॉडी है और जिसमें कुछ डॉट्स पॉइंट दिखाए गए हैं, जो ये डिनोट कर रहे हैं कि ये बॉडी कई पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, कोई भी वस्तु इस यूनिवर्स में पाई जाती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी होती है, और उन भाग का कुछ ना कुछ भार होता है। और जो भार होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो पृथ्वी, जो अर्थ होती है, वो उस वस्तु पर लगाती है। उस फोर्स से उस वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक तरह का भार जो होता है वो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो भी पार्टिकल्स दिखाए गए हैं पॉइंट के फॉर्म में, बिंदु की तरह जो भी आपको दिखाए गए हैं, वो सारे क्या है, हमारे कण हैं। और उनका जो भार है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सभी पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के समांतर माने जाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि ये सारे जो बल हैं, जो भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर इन सभी कणों के भार का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अगर हम उनका रिजल्टेंट निकालें तो हमको एक रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और वो होता है संपूर्ण आकृति, मतलब जो पूरी आकृति बन रही है उसका वेट होगा ये। ठीक है, और ये वेट जो है पूरी आकृति का होगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर कार्य करेगा, क्योंकि ये फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स किसी पॉइंट पर ही कार्य करता है। तो ये वेट भी किसी न किसी पॉइंट पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो वेट है आपका, रिजल्टेंट फोर्स है, ये आपका बिंदु जी पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम इसी बिंदु जी पर इस W के, देखिए जो W आपका कार्य कर रहा है, टोटल वेट बॉडी का है, ये क्या, इसका, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, वस्तु को पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर वस्तु आपकी कहीं पर किसी हाइट पर है तो ये पृथ्वी की तरफ गिरेगी। ठीक है, अगर हम इस जी पॉइंट पर, जी बिंदु पर इसी वेट के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दें, जैसे ऊपर एक लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे हमने मान लिया एक फोर्स F लगा दिया जो क्या है, W के इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो क्या ये वस्तु को नीचे गिरने से रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा? जरूर रोक लेगा, क्योंकि जो इसका वेट है W है और ऊपर जो अपोजिट फोर्स लग रहा है ये भी उसी W के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस वस्तु को नीचे गिरने से रोक लेगा। इस तरह से वस्तु आपकी क्या होगी, संतुलन अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो वस्तु जो हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन फंक्शन यही होता है, वस्तु को संतुलित करने का। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको पता है कि किस बिंदु पर है हमारा, तो हम वस्तु को, किसी वस्तु को या पिंड को हम इजिली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस कर सकते हैं आप यहाँ देख ही चुके हैं। जो सेंटर ऑफ, ये जो जी पॉइंट होता है जहां पर आपका भार कार्य कर रहा है, यही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा, वही पॉइंट आपका, ये जो जी पॉइंट मिलता है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अगर हमें ये पॉइंट मिल गया तो हम यहाँ पर इस टोटल वेट के, W के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के इस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपका लिखा हुआ है, नोट्स हैं,
इसको आप पढ़ सकते हैं यहां से। देखिए, अ बॉडी कंप्राइजेज ऑफ सेवरल पार्ट्स एंड इट्स एवरी पार्ट पॉसेस सम वेट। कोई भी वस्तु होती है वो कई भागों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक भाग का कुछ न कुछ भार होता है। वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड द अर्थ एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। वेट जो है, जो भार है, एक तरह का आकर्षण बल होता है पृथ्वी और वस्तु के बीच में, ठीक है। और ये क्या होता है, जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। आगे लिखा हुआ है, the weight of all parts of a body can be considered as parallel forces directed towards the center of the earth। ठीक है। देखिए, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो सीधे अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स छोटे छोटे थे, वो उनके सभी वेट जो है अर्थ के सेंटर की तरफ कार्य करेंगे। और चूंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, अर्थ की तुलना में, अर्थ के आकार की तुलना में बहुत छोटे हैं, इसलिए सभी जो फोर्सेस हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल मान लिया जाता है, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको बताई है पहले, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं, therefore they may be combined। यहाँ देखिए, therefore they may be combined into a resultant force। ठीक है। इस प्रकार इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एक परिणामी बल में, जिसका मैग्नीट्यूड, whose magnitude is equal to their algebraic sum। जिसका परिणामी जो होगा, परिमाण जो होगा, वो इन सभी भारों के, मतलब जो प्रत्येक कण के भार हैं उन भारों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। जब हम इन सभी भार को कंबाइन करेंगे तो एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सभी कणों के भार के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, इफ ए सपोर्टिंग फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट इज अप्लाइड टू द बॉडी along the line of action of the resultant weight, the body will be in equilibrium। वही जो है, क्या बताया था मैंने आपको, कि अगर ये जो भार है आपका, इसी की क्रिया रेखा में ही एक अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगा दिया जाए, सपोर्टिंग फोर्स लगा दिया जाए, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण बॉडी का वेट कहते हैं, सभी ये पूरी बॉडी का वेट कहते हैं, W, जिस पॉइंट पर काम करता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ये G। और इसी पॉइंट पर ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन यूज क्या है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है तो इजिली बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात हो गई। आगे बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा क्या होती है। तो आपको बताया ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त भार कार्य करता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम टू एक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर CG से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे G से या फिर CG से, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक ह्यूमन बीइंग की 3 पोजीशंस दिखाई गई हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर मनुष्य है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नेवल पे, नाभि पे पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 पोजीशन दिखाई गई है, एक में ये खड़ा है, दूसरे में एक ये दूसरी स्थिति है इसकी, और ये तीसरी स्थिति है। लेकिन इसके यहाँ तीनों स्थिति में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन तो चेंज हो रही है मगर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगर पोजीशन बॉडी की चेंज हो रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे है वहीं पे रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए,
जो गुरुत्व केंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बॉडी के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है कि बॉडी का शेप कैसा है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं। पहले फिगर की बात करते हैं। एक बार है या छड़ कह लीजिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी हुई है और इसकी डायमेंशन क्या है, यूनिफॉर्म है। थ्रू आउट द लेंथ इसकी डायमेंशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर पाया जा रहा है, ये मिड में है। अगर इसकी लेंथ एल है तो इस सिरे से भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 पर होगा और इस सिरे से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, L/2 पर होगा। ठीक है, दोनों तरफ से L/2 पर होगा, मतलब कि मिड में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर हम इस क्षण को, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, अगर हम इसको वर्टिकल पोजीशन में भी ऐसे कर दें तो क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगा, नहीं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्षण जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, अब वर्टिकल पोजीशन में हो गई, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मिड पॉइंट पे पाया जा रहा था, तो ये मिड पॉइंट पर ही पाया जाएगा, ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, पोजीशन चेंज होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए यही सेम छड़ है, बस इसका आकार बदल दिया गया है। इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन थी थ्रू आउट यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे जो है जो इसकी डायमेंशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इधर इसकी डायमेंशन ज्यादा है इस तरफ, और इस तरफ इसकी डायमेंशन कम है। तो आपको ये भी यहाँ से पता चल रहा है कि जिधर डायमेंशन ज्यादा है उधर भार भी इसका ज्यादा होगा। ठीक है, इधर भार क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में भार ज्यादा होगा और राइट साइड में भार क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखें, जब हमारा जो छड़ थी उसकी डायमेंशन यूनिफॉर्म थी थ्रू आउट द लेंथ, तो क्या हो रहा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिड पॉइंट पर पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब जो है जिधर भार ज्यादा है उस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा क्या हुआ, जिस तरफ भार ज्यादा हो रहा है उस तरफ हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब आकार आपका बदल रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसमें आकार क्या था, थ्रू आउट द लेंथ डायमेंशन यूनिफॉर्म थी, आकार जो है इसका यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ पर जो आकार आपका चेंज हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी पोजीशन चेंज हो गई। और किस तरह से चेंज हुई, जिस तरफ भार ज्यादा था उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, थर्ड फिगर में भी यही चीज दिखाया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका जिधर भार ज्यादा है उधर शिफ्ट हो गया है, इधर भार कम होगा और इस तरफ भार ज्यादा होगा तो इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ फिगर में भी है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरफ भार ज्यादा है तो इस तरफ आपका शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ शेप पे डिपेंड करता है। अगर आकार बदलेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगी, अगर सिर्फ पोजीशन बदल रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बदलेगी। जैसे अगर इसी फोर्थ फिगर की बात कर लेते हैं, अगर ये जो वस्तु दिखाई गई है अगर इसको हम वर्टिकल पोजीशन में भी रख दें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पर ही पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, ये देखिए नीचे दो फिगर दिखाए गए हैं आपको, दो गाड़ियां दिखाई गई हैं, एक पतली गाड़ी है और एक चौड़ी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो पतली गाड़ी है वो देखिएगा उसका बेस एरिया, जो सड़क पर जो एरिया घेर रही है वो कम एरिया घेर रही है, और जो चौड़ी गाड़ी है वो क्या कर रही है, ज्यादा एरिया घेर रही है, वाइड एरिया घेर रही है। ठीक है, जो बेस का क्षेत्रफल है इस चौड़ी गाड़ी का ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। अब इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन देखिए आप, इसकी जो पतली गाड़ी है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर पाया जा रहा है, और ये जो चौड़ी गाड़ी है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर पाया जा रहा है।
यहाँ पे देखिए दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो पतली गाड़ी है, जो कम क्षेत्रफल घेर रही है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हाइट पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है उसका, ग्राउंड से ज्यादा हाइट पर है। और जो ज्यादा क्षेत्रफल घेर रही है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से कम हाइट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एरिया, बेस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, बेस एरिया ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम होगी। ग्राउंड से जिस सतह पर वस्तु रखी गई है, उस सतह से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट होगी वो क्या होगी, कम होगी। और अगर कम क्षेत्रफल घेर रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट ज्यादा होगी। इसका फायदा क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कम हाइट पर है, तो वस्तु स्टेबल होती है, मतलब कि ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, और अगर कम क्षेत्रफल घेर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हाइट पर है, तो वस्तु जो होती है आपकी वो कम स्टेबल होती है, मतलब कि असंतुलित होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। और अगर कम हाइट पर है तो ज्यादा स्टेबल होगी, और उसमें जो है असंतुलित होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट passes through the base area of the body passes through the base area, the body will be stable, otherwise it will topples over। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर जो आपका भार की क्रिया रेखा है, वस्तु का समस्त भार कहाँ पे कार्य करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पर कार्य करता है, आपको पता है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो मतलब वस्तु का समस्त भार कार्य कर रहा है, अगर उसकी क्रिया रेखा आधार वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरती है, जो उसका बेस का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है, उससे अगर वो क्रिया रेखा गुजर रही है, तो वस्तु आपकी स्टेबल रहेगी। और अगर उस आधार क्षेत्रफल से ना गुजरकर उससे बाहर चली जाती है, तो वस्तु आपकी अनस्टेबल हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, गिर भी सकती है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि अगर गाड़ी है तो पलट जाएगी, अगर कोई वस्तु है तो वो गिर भी सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपकी क्रिया रेखा जो है, भार की क्रिया रेखा जो है वो आधार क्षेत्रफल से होकर गुजरनी चाहिए, तभी वस्तु आपकी स्टेबल होगी। ठीक है, देखिए इस फिगर में जो फर्स्ट फिगर है आपका, पहला फिगर है, इसमें वही गाड़ियां दिखाई गई हैं, एक पतली गाड़ी है, एक चौड़ी गाड़ी है, दोनों को सेम एंगल पे टिल्ट किया गया है। ठीक है, सेम एंगल पर दोनों को तिरछा किया गया है, ये एंगल दोनों का सेम है। ठीक है, और ये देखा जा रहा है, देखिए ये ज्यादा क्षेत्रफल घेर रही थी, चौड़ी वाली गाड़ी जो थी वो ज्यादा क्षेत्रफल घेर रही थी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हाइट पर था, इसलिए ये जो है आधार क्षेत्र, इसकी क्रिया रेखा जो भार की क्रिया रेखा है वो आधार क्षेत्रफल के अंदर ही है। लेकिन सेम एंगल पर जो पतली गाड़ी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई ज्यादा ऊंचाई पर था, और उसके भार की जो क्रिया रेखा है वो आधार के क्षेत्रफल से बाहर चली गई, मतलब कि ये गाड़ी आपकी पलट जाएगी, और ये गाड़ी आपकी स्टेबल रहेगी, ये पलटेगी नहीं। कब तक नहीं पलटेगी, जब तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस आधार क्षेत्रफल से बाहर नहीं चला जाता। ठीक है, चलिए आगे, दो नीचे दो बस दिखाई गई हैं, बस में देख लीजिए सेम कंडीशन दिखाई गई है। इसमें बस को थोड़ा सा तिरछा किया गया, थोड़ा सा तिरछा किया गया, तो इसमें देखा गया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भार की क्रिया रेखा है वो आधार क्षेत्रफल से होकर जा रही है। लेकिन फिर और थोड़ा सा तिरछा किया गया तो देखा गया कि इसके भार की क्रिया रेखा जो है वो भार की क्रिया रेखा है जो आधार क्षेत्रफल से बाहर से जा रही है, मतलब इस कंडीशन में बस आपकी पलट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भार की क्रिया रेखा है वो आधार के क्षेत्रफल से होकर ही गुजरनी चाहिए, तभी वस्तु आपकी संतुलन में रहेगी, अदरवाइज वो असंतुलन में आ जाएगी, पलट सकती है, गिर सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज ये ध्यान रखना है, अगर आपकी, जो मैंने बताया था कि अगर आपका गुरुत्व केंद्र ग्राउंड से कम ऊंचाई पर है तो वस्तु ज्यादा स्टेबल होगी। देख लीजिए यहाँ पे दोनों को सेम एंगल पर टिल्ट किया गया, इन दोनों गाड़ियों को, और तो दोनों गाड़ियों को जब सेम एंगल पर टिल्ट किया गया, तिरछा किया गया, तो देखा गया कि जो कम ऊंचाई पर जिस जिस गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम ऊंचाई पर था, उसका भार की क्रिया रेखा आधार क्षेत्रफल के अंदर ही है। ठीक है, इस चौड़ी वाली गाड़ी में देखिए,
और ये इसमें देखिए पतली वाली गाड़ी में जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा ऊंचाई पर था उसकी भार की क्रिया रेखा आधार क्षेत्रफल से बाहर चली गई, मतलब कि ये गाड़ी पतली वाली गाड़ी आपकी असंतुलित हो गई, ये पलट जाएगी। और ये वाली आपकी अभी स्टेबल है जब तक कि भार की क्रिया रेखा गुरुत्व बेस आधार क्षेत्रफल के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट नहीं है, ये एक फिगर दिखाया गया है आपको। एक गाड़ी की 3 कंडीशन दिखाई गई है। फर्स्ट कंडीशन में गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लीजिए यहाँ पर है और आधार क्षेत्रफल से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल यही है इस गाड़ी का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके बीच से होता हुआ जा रहा है। ये गाड़ी स्टेबल है। फिर गाड़ी हल्की सी तिरछी हो गई, तब भी देखिए इसका भार की क्रिया रेखा आधार क्षेत्रफल से होते हुए जा रही है, मतलब कि ये भी गाड़ी आपकी स्टेबल है। थर्ड कंडीशन देख लीजिए, अब क्या हुआ, गाड़ी को और तिरछा कर दिया गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके जो भार की क्रिया रेखा है वो आधार क्षेत्रफल से बाहर चली गई, तो ये कंडीशन क्या है, गाड़ी इसमें जो है असंतुलित हो गई, ये पलट सकती है, पलट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका ये कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। जैसा पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो गुरुत्व केंद्र होता है वो वस्तु के आकार पर डिपेंड करता है। सो इट मे बी फाउंड एट एनी पॉइंट विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब कि गुरुत्व केंद्र जो है आपका वो बॉडी के भीतर भी हो सकता है, वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जहां पर वस्तु में कुछ द्रव्यमान है, कुछ भार, कुछ अमाउंट ऑफ मैटर है, वहां पर भी पाया जा सकता है, और हो सकता है कि जहां पर द्रव्यमान ना हो वहां पर भी पाया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल आप नीचे देख रहे हैं, रिंग दिखाई गई है। रिंग ले लीजिए या फिर आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, गाड़ियों के टायर होते हैं। तो इन सब चीजों में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, जो रिंग में बीच में खाली जगह होती है उसके मिड में पाया जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका जो है जहां पर द्रव्यमान है वहां पर भी पाया जा सकता है, जहां पर द्रव्यमान नहीं है वहां पर भी पाया जा सकता है, मतलब वस्तु के अंदर भी वस्तु के बाहर भी। तो कहीं पर दोनों जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपके जो वस्तु है उसका आकार कैसा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक रिंग दिखाया गया है, यहाँ पे भी रिंग दिखाया गया है, दोनों की पोजीशन चेंज कर दी गई है। ये रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल में है, ये रिंग आपकी वर्टिकल में है। दोनों कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ पे, जहाँ पे कोई द्रव्यमान नहीं है वहां मिड पॉइंट पर दिखाया गया है। ठीक है, इसमें भी मिड पॉइंट पर दिखाया गया है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली दिखाने का मतलब ये था कि पोजीशन चेंज की गई है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका चेंज नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में भी इसी पॉइंट पर पाया जा रहा है, वर्टिकल पोजीशन कर दी गई तभी भी इसी पॉइंट पर पाया जा रहा है। जो कि पहले बताया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ शेप पे डिपेंड करता है, वस्तु के आकार पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं वो पढ़ेंगे, और सॉलिड बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्थिति क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको जब तक इतना बताया गया है इसको पढ़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उन लोग को भी, उन अपने दोस्तों को जो लोग स्टडी कर रहे हैं उन लोग को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।